जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, जिस मोमेंट का हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो मोमेंट अब आ चुकी है। बिकॉज फाइनली दोस्तों, इंडिया के द्वारा अपना खुद का, जी हाँ, खुद के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ, खुद के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ, खुद के द्वारा असेंबल किया हुआ जो इंडिया का पहला टर्बो जेट इंजन है, उसको अब हमने फाइनली डेवलप कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। थोड़ा सा लेट कवर कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत प्रॉपरली सही नहीं थी, लेकिन दोस्तों दिस हैज़ फाइनली हैपेंड दैट इंडिया के द्वारा अपना पहला इंडिजिनस 350 किलोग्राम का एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन है, जिसको कि हमारी DRDO की जानी मानी लेबोरेटरी GTRE के द्वारा इस पूरे के पूरे इंजन को डिज़ाइन किया गया और हैदराबाद बेस्ड जानी मानी कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग के द्वारा इस पर्टिकुलर इंजन के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया गया और उसके बाद उन सभी कंपोनेंट्स को असेंबल भी कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। इवन जो ग्लोबल मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडिया जो कि इसके ऊपर फोकस करती है, डिफेंस न्यूज़ के ऊपर, उनके द्वारा भी इसको कवर किया गया है। इसकी एक वीडियो भी सामने आई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। Ladies and gentlemen, presenting before you the first indigenous turbojet engine to the GTRE under DRDO. सो आई एम श्योर आपने वीडियो को देख लिया होगा। एंड दोस्तों, वैसे तो हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये वाली जो खबर है, ये इवन आपको देखने में लग रहा होगा कि ये केवल 350 किलोग्राम की थ्रस्ट रखने वाला इंजन है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन दोस्तों, इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। पहली बात तो ये हमारा पहला इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है, जिसको कंप्लीटली एंड टू एंड हमने इंडिया के ही अंदर डेवलप किया। बिकॉज इसकी डिज़ाइनिंग भी इंडिया में ही हुई, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के ही अंदर हुई। एंड सेकेंडली, ये वाला जो इंजन है, जो आने वाला जो फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम है मिसाइल्स और ड्रोन्स का, वहाँ पे जो इंजन्स का एक बहुत बड़ा गैप था, जिसमें कि वहाँ पर भी हम लोग बाहर के कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो वाले टेक्नोलॉजी गैप को आज की डेट में हम लोग इस पर्टिकुलर इंजन के साथ कंप्लीटली फिल करने की क्षमता आगे चल कर के रख सकेंगे। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्यों इसे एक्सपेंडेबल कहा जाता है, क्या इस इंजन के फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हमें होने वाले हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। ऑल्सो इसका क्या लिंकेज कावेरी इंजन के साथ है, वो भी आपको बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों, लंबे समय से स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आ रही थी कि हमें अपना जो पिछले 30 इयर्स का प्रीलिम्स के PYQs हैं, उसकी एक जगह पे हमें कंपाइलेशन चाहिए। तो हमारी करियर विल आईएएस की टीम की तरफ से आपके लिए उसको उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसमें 30 इयर्स के प्रीलिम्स PYQs अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से। और ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। इवन अगर आप लिंक पे नहीं जाना चाहते तो वीडियो को पॉज करके ये वाले QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। दी एंटायर कोर्स इज अवेलेबल टू यू एट ओनली एंड ओनली ₹1। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। इंडिया की हमारी जो आज़ाद इंजीनियरिंग नाम से कंपनी है, जो कि हैदराबाद लोकेटेड कंपनी है, उनके द्वारा भारत का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार कर लिया गया है, विच इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोग्राम ऑफ थ्रस्ट। और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किलो न्यूटन्स में, तो ये लगभग 3.45 से लेके 3.5 किलो न्यूटन के आसपास की थ्रस्ट हमें अवेलेबल करवाता है। इस पूरे के पूरे इंजन की जो डिज़ाइनिंग थी, जो इसका पूरा डिज़ाइन था, वो हमारी DRDO की जानी
जानी मानी लेबोरेटरी GTRE, जिसका हमें हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलता है, उनके द्वारा किया गया था। डिज़ाइन करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने आज़ाद इंजीनियरिंग को सौंप दी थी एंड मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के बाद आज़ाद इंजीनियरिंग ने ये वाला इंजन वापस से GTRE को यहाँ पे सौंप दिया है। नाउ सबसे पहले तो इस नाम के अंदर आपने एक्सपेंडेबल टर्म का इस्तेमाल देखा होगा। ये एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक्सपेंडेबल का बिल्कुल वही मतलब है जो अंग्रेजी भाषा में इसका शब्द का मतलब होता है। जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स होते हैं, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के ही अंदर लगे होते हैं, लंबे दूरी तक फ्लाई करने की क्षमता रखते हैं और उनको ऑब्वियसली आप वापस से जो है दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तुलना में ये वाले जो इंजन्स होते हैं, सबसे पहले तो दे आर नॉट डिज़ाइंड टू फ्लाई फॉर 1000 ऑफ आवर्स, और ये वाले जो इंजन्स होते हैं ये केवल मिशन ड्यूरेशन के लिए ही ऑपरेट करते हैं। एक बार आपका वेपन टारगेट को जाकर के अगर स्ट्राइक कर देता है तो इंजन भी उसके साथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपका जो भी वेपन है, फिर भले वो कोई मिसाइल हो, फिर भले वो कोई ड्रोन हो, फिर भले वो कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, वो कोई भी आपका वेपन है, जैसे ही वो टारगेट में जाकर के आपका स्ट्राइक करेगा तो आपका जो इंजन है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी पर्टिकुलर चीज़ का मतलब होता है जिसे हम लोग एक्सपेंडेबल नाम दे देते हैं, और इसकी वजह से ये वाले जो इंजन्स हैं इनको बनाना सस्ता होता है, इनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स भी कम होती है एंड एट द सेम टाइम आपको ये हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज भी अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन एक्सपेंडेबल होने की वजह से इनकी बनाने की कॉस्ट और बनाने का जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जब हमारे मिसाइल्स के लिए, जब हमारे ड्रोन्स के लिए ऑलरेडी हमारे पास रॉकेट इंजन्स टाइप चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। देखिए, जो रॉकेट इंजन्स होते हैं, जो कि आप मान के चलिए अग्नि के अंदर इस्तेमाल होते हैं, प्रलय मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं, इवन ब्रह्मोस के बूस्टर में भी इस्तेमाल होते हैं, वो वाले रॉकेट इंजन्स पहली बात तो अपने आप में काफ़ी भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज़र के साथ साथ फ्यूल को भी कैरी करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम भी करते हैं। यस, वो थ्रस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र भारी मात्रा में कैरी करते हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ऑलमोस्ट आइडियल बन जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये वाले टर्बो जेट इंजन्स होते हैं, ये दोस्तों ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ये केवल फ्यूल कैरी करते हैं और फ्यूल को ही एटमॉस्फेयर से ली हुई ऑक्सीजन के माध्यम से कंबस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली कई घंटों तक ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको प्रोवाइड करते हैं और लंबी रेंज पे जाने वाली जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनके लिए ये सक्षम भी बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप आज की घड़ी में देखेंगे तो जितनी भी मॉडर्न लेवल की क्रूज मिसाइल्स हैं मल्टीपल कंट्रीज़ की, वो या तो इस तरह का कोई टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी और सिनेरियो में टर्बो फैन इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोटे तौर पे काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। केवल उनका जो फ्यूल इनफ्लो करने का मैकेनिज्म और एग्जॉस्ट का मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम के ही ऊपर काम करते हैं और यही वाले इंजन्स हैं जो मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए इंडिया भी इसके ऊपर वर्क कर रहा था और आज इसीलिए ये वाला इंजन हमारा बनकर तैयार भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि ये इंजन इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा। देखिए, एमओडी ने जब ये इंजन बनकर तैयार हुआ, उन्होंने किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन यहाँ पे जारी नहीं किया कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 1 पे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, नंबर 2 पे हाई स्पीड जो आपके जेट पावर्ड यूएवीज होते हैं, नंबर 3 पे कामिकाजी ड्रोन्स जहाँ पे इसका इस्तेमाल होना ऑलमोस्ट ऑब्वियस है, और नंबर 4 पे डिकॉयज, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होना ऑलमोस्ट ऑब्वियस है, जहाँ पर आप ये वाले इंजन को यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमंग दीज 4 ऑप्शंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे इंजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, दे आर गोइंग टू बी दी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, यानी कि आगे आने वाली जो हमारी निर्भया मिसाइल के वेरिएंट्स होंगे, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स होंगी, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स होंगी, वहाँ पर भी हम लोग मेनली मान के चलिए यही वाले इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके फ़ायदे हमें क्या होंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये वाले इंजन्स भी हमें बाहर से ही मंगवाने पड़ते थे, लेकिन अब हमें वो वाले इंजन्स की डिपेंडेंस जो है वो बाहर के ऊपर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे सप्लाई की कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बता दूँ, कई सारे लोग जो कि GTRE को बहुत ज़्यादा उसकी निंदा करते हैं कि इन्होंने कितना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने करके कुछ भी नहीं दिखाया। कावेरी इंजन के ऊपर इतने सवाल खड़े किए जाते हैं कि इतना खर्चा वहाँ पर किया लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला। लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू ओवर हेयर, GTRE के द्वारा जो कावेरी इंजन प्रोग्राम को पॉज किया गया था, सस्पेंड किया गया था, ये उसी चीज़ का परिणाम है दोस्तों। बिकॉज इवन दो हमने फाइटर जेट इंजन्स के लिए अमेरिका का F404 इंजन अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन बैकग्राउंड में GTRE जो है वो कावेरी इंजन से लिए हुए लेसन्स के बेसिस पे उसके कई सारे जो कंपोनेंट्स के ऊपर बैकग्राउंड में काम कर ही रही थी। बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर काम किया जा रहा था कि मेटलर्जी क्या होती है, किस किस तरह के ब्लेड्स हमें बनाने चाहिए, उसके बाद जो ये थ्रस्ट वाले मैट्रिक्स होते हैं ये कैसे हमें अचीव करने हैं, वो सब कुछ किया जा रहा था। और आज उसी चीज़ का परिणाम है, उसी GTRE ने ये वाले इंजन का डिज़ाइन बनाया, ये वाले इंजन को हमने आगे चल करके आज़ाद इंजीनियरिंग को बनाने के लिए अपने डिज़ाइन को ऑफर भी किया। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये भी है कि जब हम एक इतने कम थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप कर लेते हैं, इसका मतलब बड़ा साफ है कि गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फर्दर, हमारे जो बड़े बड़े इंजन्स जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, कावेरी डेरिवेटिव इंजन हुआ, हमारे घातक UCAV के लिए इंजन्स हुए, हमारा एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन हुआ जिसमें 120 किलोन्यूटन की थ्रस्ट होने वाली है, उन सभी इंजन्स के लिए भी जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ले डाउन हो चुका है। और यहाँ पे ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये इनफैक्ट DRDO की जो रिफॉर्म्स कमेटी थी उनके द्वारा भी ये चीज़ को कहा गया था कि DRDO को केवल डिज़ाइनिंग पे फोकस करना चाहिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। DRDO ने उस चीज़ को सीरियसली लिया, यहाँ पे डिज़ाइन को खुद से बनाया, मैन्युफैक्चरिंग का काम सौंप दिया प्राइवेट सेक्टर के आज़ाद इंजीनियरिंग को। और आज आप देखिए पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन का ये बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है कि DRDO की डिज़ाइनिंग थी, प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग थी, एंड फाइनली हमारा जो ये इंजन है ये बनकर तैयार हो चुका है। देखते हैं आगे चलकर और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे